नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज हमारा बहुत अच्छा बिंदु शुरू हो रहा है विसर्ग संधि का। ध्यान दीजिए दोस्तों, विसर्ग संधि की आज हम वार्ता आरंभ करने वाले हैं। अर्थात जो संधि के 3 प्रकार थे, जिनमें सबसे पहले हमने बात की है स्वर संधि की, उसके बाद हम बात कर चुके हैं व्यंजन संधि की, और आज संधि का अंतिम प्रकार आरंभ हो चुका है दोस्तों, विसर्ग संधि। अब ध्यान दें, क्या होती है विसर्ग संधि, किसे कहा जाता है, कितने इसके प्रकार होंगे, कितने इसके नियम होंगे, इन सभी बातों पर हम बहुत अच्छे विस्तार से वार्ता करने वाले हैं। साथियों ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि हो, व्यंजन संधि हो या स्वर संधि हो, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है क्या कि वर्ण जब योग करें तो विकार होना चाहिए। वर्ण जब योग करें तो विकार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो बात आरंभ करता हूं सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा से कि विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, विसर्ग संधि कहाँ होगी। ध्यान दे दोस्तों, आरंभ की कक्षा में हम एक बिंदु को चर्चा में लिए थे, कौन सा? वर्णों का योग। कौन सा बिंदु चर्चा में रहा था अपने दोस्तों? वर्णों का योग। और मैंने आपको बताया भी था कि वर्णों का जो योग होता है वह कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से होता है। वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। और ये बात आपको याद भी हो चुकी होगी कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है क्या? स्वर के बाद योग किसका होगा? स्वर का होगा। अर्थात हम बात करें हिंदी में जो वर्ण हैं उनके 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक तो कौन सा वर्ण है? स्वर। और एक कौन सा है दोस्तों? व्यंजन। एक कौन सा है? व्यंजन है। अर्थात एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण। अब इस स्वर और व्यंजन का जो योग है वो कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 6 प्रकारों से होता है। कितने प्रकारों से होता है? 6 प्रकारों से होता है। अब बात आती है क्या? अब बात आती है क्या कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, स्वर के साथ में क्या जुड़ता है? स्वर ही जुड़ता है। अर्थात स्वर आपस में योग करते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा दोस्तों? स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। सोनू सागर जी क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे, वो शब्द के प्रकार में आएगा। अभी हम वर्ण विचार से संबंधित बिंदु संधि की वार्ता कर रहे हैं। जो चल रहा बिंदु है केवल आप उसे ध्यान में लीजिए। उसके बाद जो आगे आने वाले सेशन होंगे उसमें हम शब्द से संबंधित पूरी वार्ता करेंगे। तो वर्णों का योग हो सकता है सबसे पहले स्वर के साथ किसका योग हो? स्वर का हो। फिर उसके बाद हम जान चुके हैं दूसरा क्या कि स्वर के साथ किसका योग होता है? व्यंजन का। अर्थात यह स्वर किसके साथ जुड़ सकता है? व्यंजन के साथ जुड़ सकता है। किसके साथ जुड़ सकता है दोस्तों? व्यंजन के साथ जुड़ सकता है। मतलब वर्णों का योग जो होता है वह 6 प्रकारों से होता है, जिनमें सबसे पहला हुआ स्वर के साथ स्वर जुड़े या फिर स्वर के साथ व्यंजन जुड़े। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है क्या कि हमने स्वर को स्वर और व्यंजन दोनों से जोड़ लिया है। स्वर को स्वर और व्यंजन दोनों से जोड़ लिया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्वर दोनों से योग कर रहा है वैसे ही व्यंजन भी क्या होता है दोस्तों? स्वयं से योग कर सकता है। अर्थात हम कहें क्या कि व्यंजन का योग जो है वो व्यंजन से भी होगा और स्वर से भी होगा। व्यंजन का योग जो है वो व्यंजन से भी होगा और किससे होगा दोस्तों? स्वर से भी होगा। व्यंजन का जो योग है दोस्तों वह किससे होगा? व्यंजन से भी होगा और स्वर से भी होगा। अर्थात जिस प्रकार से, ध्यान देना, जिस प्रकार से स्वर स्वर और व्यंजन दोनों से योग कर चुका है, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन भी स्वर और व्यंजन दोनों से योग करता है। व्यंजन भी स्वर और व्यंजन दोनों से योग करता है। अंतिम बात आती है दोस्तों किसकी? अंतिम बात आती है किसकी दोस्तों? जिसे आज हम चर्चा में शामिल करने वाले हैं। किसकी? कि विसर्ग का योग। विसर्ग का योग स्वर से भी होता है और विसर्ग का योग व्यंजन से भी होता है। विसर्ग का योग व्यंजन से भी होता है। यहाँ तक की बातें हम पहले चर्चा में शामिल कर चुके हैं। यहाँ तक की बातें दोस्तों हम चर्चा में शामिल कर चुके हैं। क्या कि वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से होता है।
कितने प्रकारों से होता है दोस्तों? 6 प्रकारों से होता है। जो कौन कौन से हैं आपके सामने उल्लेखित कर दिया गया है। विसर्ग का संधि विच्छेद वी प्लस सर्ग होता है दोस्तों, जो कि व्यंजन संधि के एक अपवाद के रूप में गिना जाता है, जो कि व्यंजन संधि के एक अपवाद के रूप में गिना जाता है। इस विसर्ग शब्द का यदि शाब्दिक विच्छेद पूछा जाए तो इसका होगा वी योग सर्ग होगा दोस्तों। क्या होगा? वी योग सर्ग होगा। कल मैंने इसकी बात कर ली है। आज हम बात करते हैं अपने बिंदु पर संबंधित। ध्यान दें, वर्णों का योग कितने प्रकार से हुआ? 6 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है? 6 प्रकारों से हुआ है। अब इन 6 प्रकारों में सबसे पहला कौन सा आया? स्वर के साथ किसका योग हुआ दोस्तों? स्वर का। स्वर के साथ किसका योग हुआ? स्वर का। और इस स्थिति को हमने नाम दिया था स्वर संधि। क्या नाम दिया था दोस्तों? स्वर संधि। यदि स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, अर्थात जो दूसरी स्थिति है दोस्तों, यह है दूसरी स्थिति, स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, इस स्थिति का नाम हम जान चुके हैं दोस्तों। क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन संधि होता है। अब बात आती है क्या कि विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा? विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा? उद्भव का उत प्लस भव होता है दोस्तों। यह व्यंजन संधि के प्रथम नियम के अनुसार विच्छेदित होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। आज का बिंदु है हमारा कौन सा? कि यदि विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, ऐसी स्थिति में होती है दोस्तों क्या? विसर्ग संधि। क्या होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। मैंने आरंभ में भी आपको बताया था कि जो वर्णों का 6 प्रकार से योग होता है, जो ये 6 प्रकार के समूह है आपके सामने मैंने उल्लेखित किए थे, ये 6 प्रकार के स्वर समूह ही नहीं बल्कि संधि के तीनों प्रकार भी यहीं से निकल के आते हैं। ये तीनों प्रकार भी यहीं से निकल के आते हैं और तीनों प्रकारों की परिभाषाएं भी आप यहीं से बना सकते हो। जैसे स्वर संधि की परिभाषा, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि होगा। व्यंजन संधि में हमने जाना कि स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन के योग से होने वाला बदलाव क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। और अंतिम हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वर्णों के योग में, अंतिम जो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको अब दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो आपको अब दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एक बार ध्यान देना इस चीज को। क्या? कि यदि विसर्ग के साथ स्वर हो या विसर्ग के साथ व्यंजन हो, इस स्थिति का नाम क्या होगा दोस्तों? इस स्थिति का नाम क्या होता है दोस्तों? विसर्ग संधि होता है। इस स्थिति का नाम क्या होता है दोस्तों? विसर्ग संधि होता है। इस स्थिति का नाम क्या होता है दोस्तों? विसर्ग संधि होता है। यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। वापस से सुनिए, जो हम विसर्ग संधि की आज चर्चा शुरू करेंगे उसकी परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें ध्यान है वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से। सबसे पहला स्वर के साथ स्वर, उसके बाद स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, उसके बाद व्यंजन के साथ व्यंजन, और अंतिम 2 प्रकारों में आता है विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन। अर्थात अब मैं परिभाषा बोलूंगा कि विसर्ग संधि किसे कहेंगे। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि कहते हैं। अब आती है बात आरंभ से बिंदु की। ध्यान दे साथियों, आज हम चर्चा में लेने वाला है कौन सा बिंदु हमारा है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि दोस्तों? विसर्ग संधि। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, इसकी परिभाषा से संबंधित यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो संधि के, इस विसर्ग संधि के संपूर्ण नियम, सारे के सारे प्रकार, यहाँ पर संस्कृत का भी आप सहारा लोगे, संस्कृत का भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ कि संस्कृत भाषा में इसके कितने प्रकार होंगे, हिंदी भाषा में हम इसके कितने नियम पढ़ेंगे, उन सब की वार्ता मैं करने वाला हूं। बने रहिए, बिल्कुल इस लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, क्योंकि संधि की जो प्रथम कक्षा होती है, चाहे वो स्वर संधि से संबंधित हो, चाहे व्यंजन संधि से संबंधित हो, चाहे विसर्ग संधि से संबंधित हो, प्रथम कक्षा में मैं आपको एक बोर्ड पर पूरी संधि की कहानी समझा देता हूं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं दोस्तों, क्या कि इस पूरी विसर्ग संधि के सभी नियम, सभी परिभाषाएं, सभी प्रकार आपके सामने एक ही बोर्ड पे उल्लेखित करूंगा, एक ही बोर्ड पर मैं उल्लेखित करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। तो हम कहेंगे क्या, अभी अभी हमने जाना है कि विसर्ग के साथ
विसर्ग के साथ योग किसका हो, स्वर का, या फिर विसर्ग के साथ योग किसका हो दोस्तों, व्यंजन का, इस स्थिति का नाम क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। इस स्थिति का नाम क्या होता है दोस्तों, विसर्ग संधि होता है। अब आप ध्यान देना, अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा साथियों, ध्यान से सुनिए। हम इसे यह भी तो कह सकते हैं कि जहां स्वर और व्यंजन दोनों हो, तो स्वर और व्यंजन जहां दोनों होते हैं उसका मतलब होता है क्या, वर्ण। क्या होता है दोस्तों, वर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, इस तथ्य को मैं अब नए शब्दों में परिभाषित करने वाला हूं। क्या मैं यह भी तो कह सकता हूं ना, क्या कि विसर्ग के साथ किसी भी किसका योग होगा, वर्ण का योग होगा। किसका योग होगा, वर्ण का योग होगा। समझ में आया यहां तक का, वापस से सुनिए। विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के योग को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। फिर मैंने आपको अगला चरण जो समझाया है वह बताया है कि स्वर और व्यंजन इन दोनों को मैं अलग अलग नाम न देते हुए एक ही नाम दे सकता हूं दोस्तों, क्या, वर्ण कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं दोस्तों, वर्ण कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों से है। वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ एक नाम से हम समाहित करना चाहें, एक नाम से संबोधित करना चाहें, तो दोस्तों क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। हमें पता है क्या कि विसर्ग के साथ वर्णों का योग होता है और बदलाव होगा। स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वरों की संख्या हमें पता है कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने हैं, 33। व्यंजन कितने हैं दोस्तों, 33। अर्थात अर्थात ध्यान से सुनना, अब मैं फिर से नई बात बताने वाला हूं। अगला तथ्य मैं बताने वाला हूं, क्या कि विसर्ग के साथ इन वर्णों को यह भी तो कैसे कहा जा सकता है, क्या कि विसर्ग के साथ 44 वर्णों का योग हम पढ़ने वाले हैं। विसर्ग के साथ 44 वर्णों का योग हम पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि परिभाषा में यही कहा है कि विसर्ग के बाद क्या होगा, स्वर होगा, विसर्ग के बाद क्या होगा, व्यंजन होगा। पर कौन सा होगा यह तो नहीं बताया, यह तो नहीं बताया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्वर हो सकता है और कोई भी व्यंजन हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है और कोई भी व्यंजन हो सकता है। यहां तक की बात आ गई। अब कोई भी स्वर है या कोई भी व्यंजन है, तो मैंने अगला चरण जो बताया है आपको, वह क्या बताया कि विसर्ग के साथ किसका योग करना है, हमें वर्ण का योग करना है। विसर्ग के साथ किसका योग करना है, वर्ण का योग करना है। फिर बात करूं वर्ण कितने होते हैं, तो फिर से मैंने एक अगला चरण बना लिया। इसका अगला चरण जो बना लिया वह क्या बना लिया, विसर्ग के साथ हमें 44 वर्ण जोड़ने हैं। परिभाषा के अनुसार यही बात स्पष्ट हो रही है कि विसर्ग के बाद हमें कितने वर्ण पढ़ने हैं, 44 वर्णों का योग पढ़ना है। अब इसमें आपके सभी तो स्वर भी आ गए और सभी व्यंजन भी आ गए। कहने का मतलब क्या आ रहा कि विसर्ग के बाद 11 स्वर और 33 व्यंजनों को हम जोड़ेंगे, 33 व्यंजनों को हम जोड़ेंगे। अब इसी बात को हम अगले चरण में और सरल शब्दों में कहें तो यह भी तो कहा जा सकता है, क्या कि विसर्ग के बाद हम 44 को जोड़ने वाले हैं। विसर्ग के बाद हम जोड़ने वाले हैं किसको, 44 वर्णों को जोड़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझिए इसको। आपका ध्यान केवल आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए दोस्तों। ऐसी चीज है आज तक किसी किताब में आपको नहीं मिली होगी, ना मिलने वाली है। आप इसको ध्यान से समझिए। क्या विसर्ग संधि की जो परिभाषा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है। उसके बाद अगले चरण में इसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में कहा, अर्थात स्वर और व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं, वर्ण। वर्णों की संख्या कितनी है, 44। तो हम विसर्ग के साथ इन 44 का योग पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने विसर्ग शब्द को विसर्ग नहीं लिखा, बल्कि इसको चिन्ह में लिख दिया। विसर्ग का चिन्ह होता है ऊपर नीचे 2 बिंदुएं। ये लो जी, ऊपर नीचे 2 बिंदु लगा दी। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये केवल परिभाषा है, ये केवल परिभाषा है। आप चाहो तो कह सकते हो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं विसर्ग के साथ किसी भी वर्ण के योग को विसर्ग संधि कहते हैं। आप चाहो तो यह भी कह सकते हो कि विसर्ग के साथ 44 वर्णों के योग को हम विसर्ग संधि कहेंगे। और आप इसे इस तरीके से भी लिखकर अपने आप के विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बहुत छोटे रूप में बना रहा हूं, बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में बना रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना, हम पूर्ण से अंश की ओर आ रहे हैं, हम पूर्ण से अंश की ओर आ रहे हैं और वापस से अंश से पूर्ण की ओर जाएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण और संश्लेषण से दोस्तों विश्लेषण की ओर लेके जाने वाला हूं। ध्यान देना, ध्यान देना आगे। अब इस शब्द से संबंधित मैं कुछ बात करूंगा, इसके बाद अगला चरण लिखूंगा। सुनिए, विसर्ग जो होता है दोस्तों वह एक अयोगवाह्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है दोस्तों,
अयोगवाह्य वर्ण है, अयोगवाह्य वर्ण है विसर्ग। हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो संस्कृत भाषा के अलावा हम बात करें हिंदी में, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। लेकिन अंतिम 2 वर्ण जिन्हें हम क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं, ये दोनों के दोनों वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयोगवाह्य वर्ण कहलाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब ध्यान देना, अयोगवाह्य वर्णों का जो ये नाम पड़ा अयोगवाह्य, अयोगवाह्य, ए का मतलब होता है नहीं, योग का अर्थ है जुड़ने वाले और वाह्य का मतलब वहन होते। ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, किसके साथ? व्यंजन वर्णों के साथ दोस्तों। किसके साथ? व्यंजन वर्णों के साथ। वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, अर्थात ध्यान से सुनना, बहुत अलग अलग चीजें बता रहा हूं दोस्तों। इस विसर्ग संधि का मूल रहस्य आपके सामने रख रहा हूं आज। आपकी जिंदगी में आप इसे कभी बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं आज। क्या? कि अयोगवाह्य वर्ण होता है विसर्ग, यानी कि यह व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। अब बात आती है, क्या व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ना कि ये स्वरों के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? स्वर के साथ जुड़ते हैं। कहने का मतलब, यदि इस अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वह लाइन के ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं, विसर्ग का जो चिन्ह है ऊपर नीचे जो 2 बिंदुएं होती हैं, इन दोनों चिन्हों का प्रयोग केवल और केवल किस पे किया जाता है दोस्तों? स्वरों पे किया जाता है। किस पे किया जाता है दोस्तों? स्वर के साथ ही किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ क्या कि विसर्ग से ठीक पहले केवल क्या होता है दोस्तों? स्वर होता है, व्यंजन कदापि नहीं होगा। व्यंजन कदापि नहीं होगा। ये बहुत ध्यान से समझना। प्रकाश बिश्नोई जी, सर यह पूरे कुल वर्ण 52 कैसे होते हैं? हमने बहुत पहले इन चीजों की चर्चा की दोस्तों, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। यदि आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको जो ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल का है उत्कर्ष का, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। आप उनमें देखिए, वर्ण विचार से संबंधित सभी बिंदु आपके समझ में आएगा कि 52 कैसे हुए थे दोस्तों। अब बार बार उन्हीं चीजों का हमें दोहरान नहीं करना, हमें आगे भी बात बढ़ानी है। हम ये जानते हैं क्या कि विसर्ग एक अयोगवाह्य वर्ण है, और अयोगवाह्य वर्ण वही होते हैं। सर जी, कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? हर वर्ण की अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं दोस्तों। अयोगवाह्य वर्ण सदैव केवल स्वर के साथ ही लिखे जा सकते हैं। किसके साथ लिखे जा सकते हैं? केवल स्वर के साथ लिखे जा सकते हैं। यह चीज कहने की मेरी एक वजह है, क्या कि इस विसर्ग से जो ठीक पहले वर्ण होगा दोस्तों, ध्यान से समझना, वह सदैव क्या होगा? स्वर होगा। यह बात आज को आपको पहली बार सुनने को मिल रही है। क्या कि विसर्ग संधि में हम जो शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो विसर्ग का चिन्ह होगा, लेकिन इस विसर्ग से ठीक पहले सदैव क्या होता है दोस्तों? स्वर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्वर होता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का आशय यह हुआ कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद हम 44 वर्णों को जोड़ने वाले हैं, सभी स्वर और व्यंजनों को जोड़ने वाले हैं। तो विसर्ग के बाद तो 44 जोड़ेंगे, लेकिन इस विसर्ग से ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा? तो अभी मैं जापान से हूं, गुरुदेव विजय भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के राजस्थान राज्य के इस बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से। ध्यान दीजिए दोस्तों, विसर्ग से ठीक पहले सदैव क्या होता है? स्वर होता है। यह बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि विसर्ग एक अयोगवाह्य वर्ण है। क्या है दोस्तों? अयोगवाह्य वर्ण है। अब बात आती है, इसको स्वर न लिखकर मैं इनकी संख्या लिख देता हूं, अर्थात हमारा जो अगला चरण होगा उस अगले चरण को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? बताइए जरा। क्या कि विसर्ग से ठीक पहले 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है, और उसका योग विसर्ग के बाद हमें 44 के साथ पढ़ना होगा। यह विसर्ग संधि की अंतिम रूप में मैं कहूं कि एक सांकेतिक परिभाषा हो गई दोस्तों। कितनी हो गई दोस्तों? एक सांकेतिक परिभाषा हो गई। बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। विसर्ग संधि में आज बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। आश्चर्य आपको अब होगा
जब मैं एक बहुत गजब का तथ्य बताने वाला हूं। क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि की परिभाषा में ही मैंने आपको संपूर्ण विसर्ग संधि से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दिया। क्या विसर्ग को कहते हैं, विसर्ग संधि को कहेंगे कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होगा। फिर मैंने अगले चरण में बताया कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन को एक नाम क्या दे सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, वर्ण कह सकते हैं। वर्णों की संख्या पूछे तो कितने कह सकते हैं, विसर्ग के साथ 44 जोड़ने वाले हैं। कितने जोड़ने वाले हैं, 44 जोड़ने वाले हैं। फिर मैंने कहा कि विसर्ग को हम विसर्ग न लिखे, इसका संकेत हमने प्रयुक्त किया है, अर्थात विसर्ग के साथ 44 होंगे, लेकिन इस विसर्ग से ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, तो सदैव क्या होगा, स्वर। कौन सा होगा, यह बात निश्चित नहीं कर पा रहे, यह बात निश्चित नहीं कर पा रहे, तो हम यह भी कह सकते हैं ना कि 11 में से कोई भी हो सकता है। तो अंतिम रूप आया हमारे पास, जो विसर्ग संधि का अंतिम रूप जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वह क्या हुआ। बात करूं अगर इस परिभाषा के अनुसार, तो इस विसर्ग संधि की जो अंतिम परिभाषा हमें प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि विसर्ग से ठीक पहले 11 में से, विसर्ग से ठीक पहले 11 में से कोई भी स्वर होगा, और इस विसर्ग के ठीक बाद इन 44 वर्णों का योग हमें पढ़ना है, इन 44 वर्णों का योग हमें पढ़ना है। यहां तक की बात समझ में आई क्या। अयोगवाह का अर्थ वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, अयोगवाह होते हैं मेरे दोस्त। यदि आप केवल लिखने में ध्यान न दें और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुने, तो आपको बहुत अच्छी चीजें पता चल चुकी हैं दोस्तों कि विसर्ग संधि कहाँ होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के ठीक बाद यदि किसी वर्ण का योग होता है, किसी वर्ण का योग होता है, यानी कि विसर्ग के बाद 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्णों का योग होता है, विसर्ग से ठीक पहले सदैव स्वर होता है। स्वर कौन सा होगा, 11 में से कोई सा भी हो सकता है, 11 में से कोई सा भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों, अर्थात विसर्ग संधि की जो अंतिम परिभाषा हमारे पास आ चुकी है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि विसर्ग संधि की एक प्रकार से मास्टर परिभाषा में पता चल चुकी है दोस्तों, मास्टर परिभाषा पता चल चुकी है। इसकी मुख्य परिभाषा का सार हमें पता चल चुका है क्या, कि विसर्ग के ठीक पहले 11 स्वर होंगे और बाद में 44 में से कुछ भी हो सकता है, बाद में 44 में से कुछ भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार अपना थम्स अप करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं मेरी बात को आगे बढ़ा सकूं, ताकि मैं मेरी बात को आगे बढ़ा सकूं दोस्तों। यहां तक की बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब बात आती है, अब बात आती है, हमें पता चल चुका कि विसर्ग संधि में विसर्ग से ठीक पहले 11 स्वरों में से कोई भी हो सकता है, अर्थात 11 स्वरों के साथ तो विसर्ग रखना है और बाद में हमें 44 वर्णों को जोड़ना है, बाद में हमें 44 वर्णों को जोड़ना है। अब जोड़ूंगा कैसे, जोड़ने का तरीका समझो, बहुत एक अलग अंदाज में आपको संधि पढ़ने को मिलेगी आज। यहां से मैं आपको संस्कृत के प्रकार भी बता दूंगा और हिंदी के नियम भी बता दूंगा, क्या नियम है, कैसे प्रकार बने, कैसे नियम बने। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। देखिए हमें जोड़ना है दोस्तों, 11 स्वरों के साथ विसर्ग है और इसका योग हमें करना है 44 वर्णों से। 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और इसका योग 44 वर्णों के साथ करना होगा। बहुत अच्छी बात है कि आपके ये शैली समझ में आ रही है दोस्तों। अब एक बार थम्स अप के साथ में अब लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि मैं अपनी बात आगे कर सकूं। बिल्कुल ध्यान दें, जो 11 वर्णों के साथ विसर्ग है और उसका योग इन कुल 44 वर्णों के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं, कुल 44 वर्णों के साथ हम पढ़ने वाले हैं, इसे अध्ययन की सरलता हेतु हम 2 भागों में बांटकर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, 2 भागों में जोड़कर पढ़ेंगे। इन 44 वर्णों को हम एक साथ तो जोड़ नहीं सकते, एक साथ जोड़ेंगे तो नियमों में उलझन आएगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अध्ययन की सरलता हेतु हम इनसे कितने भागों में बांट लेंगे, 44 वर्णों को 2 भागों में बांटकर जोड़ेंगे। 2 भाग कौन कौन से, एक नाम होगा दोस्तों क्या, अघोष के रूप में, और एक नाम होता है कौन सा दोस्तों, सघोष के रूप में। ये अघोष और सघोष क्या होते हैं, ये चीज भी मैं आपको बता चुका, यह चीज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्णों का घोष, गूंज या आवाज जो कंपन करती है, इसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अघोष व्यंजन और एक होते हैं सघोष व्यंजन। ए का मतलब नहीं और से का मतलब सहित। घोष का मतलब होता है दोस्तों कंपन, घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कंपन होता है। आवाज किसी वर्ण को बोलते समय कितना कंपन करती है। ए का अर्थ होता है नहीं, अर्थात वे वर्ण
जिनको बोलते समय आवाज कंपन नहीं करती, और वे वर्ण जो कंपन सहित उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष कहलाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि इन 11 वर्णों को विसर्ग सहित हम एक बार केवल किससे जोड़ेंगे दोस्तों? सभी अघोष वर्णों से जोड़ेंगे, और इन्हीं 11 वर्णों के साथ विसर्ग होगा, स्वरों के साथ विसर्ग होगा, और उसका योग हम करेंगे किसके साथ दोस्तों? सघोष के साथ। कौन कौन से अघोष होते हैं और कौन कौन से सघोष होते हैं, यह चीज भी आपको पता है। अघोष का नाम आते ही ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा आपके आरंभ के तीनों ऊष्म वर्ण, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार दोस्तों, ये होते हैं आपके क्या? अघोष वर्ण। ये क्या होते हैं दोस्तों? अघोष वर्ण होते हैं। और सघोष की बात करें तो वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और पांचवा, क्योंकि हमें पता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। इन पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण तो आता है अघोष में, और सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा किस में आएंगे दोस्तों? सघोष में आते हैं। इसके अलावा सघोष में क्या आएंगे? आपके सभी अंतस्थ वर्ण, य, र, ल और व। और एक जो हम ऊष्म में छोड़ चुके हैं, कौन सा दोस्तों? है वर्ण। इसके अलावा सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई मेरे दोस्तों? यहां तक की बात समझ में आई? आप अब केवल और केवल लिखना उद्देश्य मत समझिए दोस्तों। ये ऐसी चीजें हैं जिनको मैं लिखने से ज्यादा बोलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं। ये शब्द हैं, अगर एक बार आपने ध्यान से नहीं सुने तो विस्मृत हो जाएंगे। आप इनको पुनः याद करने का प्रयास करोगे, तुक्का लगाने का प्रयास करोगे, गलती कर बैठोगे साथियों। केवल सुनिए, ध्यान से सुना क्या कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग का पहला और दूसरा और से श, अर्थात तीनों सकार, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, कंपन सहित या सघोष जो होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रेलवे है, और सभी स्वर, ये क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। यहां तक की बात आप जान चुके हैं दोस्तों। अर्थात हम इस विसर्ग संधि में इस संपूर्ण 44 वर्णों को देखिए दोस्तों, ये 44 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 वर्गों के कितने वर्ण हो गए दोस्तों? 15 तो ये। इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है, 5 ये हो गए। 15 और 5 20 तो है इसमें व्यंजन, और 11 क्या है आपके स्वर। अर्थात कुल सघोष वर्णों की संख्या होती है कितनी दोस्तों? 31। कुल सघोष वर्णों की यदि हमें संख्या पूछ ली जाए तो हम कितने बताएंगे दोस्तों? 31 बताएंगे। तो 31 तो सघोष के रूप में, और अघोष के रूप में कितने हो गए? 5 दूनी 10 तो ये हो गए, और 3 ये आगे लिखे हुए हैं। अर्थात कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। और 13 और 31 कितने होते हैं दोस्तों? 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अर्थात एक बार तो हम 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग अघोष, अर्थात हम जोड़ेंगे 13 वर्णों को। कितने वर्णों को जोड़ेंगे? 13 वर्णों को। एक बार 11 स्वरों में से किसी के भी साथ विसर्ग होगा और उसका योग सघोष, अर्थात 31 को जोड़ लेंगे। कितनों को जोड़ लेंगे दोस्तों? 31 को जोड़ लेंगे। यहां तक की बात अब समझ में आ गई। यहां तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों, तो एक बार इसका पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे की बात आरंभ कर सकूं। देवेंद्र मीणा जी, स्पर्शी वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी अवयव को स्पर्श करती है वो स्पर्शी वर्ण होते हैं। मूल स्पर्शी यदि आपसे पूछे जाएं तो 16 होंगे, और कुल स्पर्शी की संख्या आती है तो 25 होंगे। यह बात हम पहले कर चुके हैं दोस्तों, पहले कर चुके हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बढ़ता हूं मैं आगे। हमें पता चल चुका कि 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग हमें 44 वर्णों के साथ 2 भागों में बांटकर करना है। एक बार पहले सभी अघोष को जोड़ लेंगे और उसके बाद हम एक बार सभी सघोष को जोड़ेंगे। जोड़ना आरंभ करता हूं दोस्तों, ध्यान दें। अब पहले हम क्या करेंगे? 11 स्वरों के साथ क्या होगा? विसर्ग होगा, और उसका योग हम केवल और केवल अघोष के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसके साथ पढ़ रहे हैं? अघोष के साथ। अर्थात यदि किसी भी 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, अगर कोई निश्चित स्वर का जिक्र होगा, जैसे मैं कहूं दोस्तों ए के साथ विसर्ग हो, इसका मतलब यहां पर विसर्ग से पहले कितना स्वर आया? केवल एक।
केवल कितना आया? श्रवण राजपुरोहित जी कल की अंतिम क्लास का वीडियो देखिए, श्रवण में न का अण क्यों बना, आपको कारण पता चल जाएगा दोस्तों। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। जो चीज पूरी हो चुकी आप उसका एक बार वीडियो का दोहरान करें, उस क्लास को एक बार पुनः देखें और सुने, आपकी सारी बातें आत्मसात हो जाएंगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, ए के साथ विसर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि विसर्ग से ठीक पहले केवल एक ही वर्ण है, केवल एक ही स्वर है। लेकिन यदि विसर्ग से पहले मैं कुछ नहीं लिखूं तो आप समझ जाना कि 11 में से कोई भी हो सकता है, 11 में से कोई भी हो सकता है। अब जोड़ना आरंभ कर रहे हैं दोस्तों, अब जोड़ना आरंभ कर रहे हैं क्या? ए घोष को। ध्यान दीजिए, पहला चरण मैं ले रहा हूं क्या? कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, अर्थात 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? विसर्ग लगा हुआ है। और उसका योग हो रहा है च, छ और से। क्यों लिखा मैंने ये सुनिए, यही क्यों लिखा, यह बात जानो। हम केवल और केवल किसको जोड़ रहे हैं दोस्तों? एगोस को। एगोस कौन कौन से हैं? एक बार मैं लिख रहा हूं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा। कै वर्ग का पहला दूसरा, ये चे वर्ग का पहला दूसरा, ये टे वर्ग का पहला और दूसरा, ये तय वर्ग का पहला और दूसरा, और ये पै वर्ग का पहला और दूसरा। इसके अलावा 3 से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ये 13 वर्ण होते हैं दोस्तों। ये 13 वर्ण आज हम जोड़ने वाले हैं केवल और केवल विसर्ग के साथ। कौन सा जोड़ने वाले हैं? 13 वर्णों को जोड़ने वाले हैं। इन 13 में से मैंने कौन से तीनों उठा लिए? मैंने प्रथम तीनों उठा लिए हैं क्या? इस तालव्य वर्ग के। ये देखिए, कोई भी स्वर के साथ विसर्ग है, कोई भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग च, छ या से, ये सभी कौन से वर्ण हैं दोस्तों? तालव्य वर्ण हैं। अर्थात इनको बोलते समय जीभ तालु को स्पर्श करती है। अर्थात मैं कहूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, शब्दावली बहुत काम की बोल रहा हूं जो नियमों में हमें लिखने को मिलती है। क्या? किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तालव्य अघोष वर्णों से होता है। ये कैसे हैं? तालव्य वर्ग के हैं और कौन से हैं दोस्तों? अघोष हैं। कौन से हैं? अघोष हैं। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तालव्य अघोष वर्ण से होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखना, विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य सकार आदेश करना होगा। कौन सा सकार आदेश करना होगा दोस्तों? तालव्य सकार आदेश करना होगा। तालव्य सकार आदेश करना होगा। एक चीज हमें पता चल चुकी, क्या? कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग तालव्य वर्णों के साथ होता है तो तालव्य से बना लेंगे। कौन सा से बना लेंगे दोस्तों? तालव्य सकार या तालव्य से बना लेंगे। अब बात करता हूं मैं, यह था हमारा कौन सा? प्रथम चरण। हम इसके नियमों के साथ उदाहरणों की चर्चा भी लेंगे। केवल एक बार मैं आपको जोड़ना बता रहा हूं कि ये पूरे वर्ण अघोष जुड़ेंगे कैसे, देखो। उसके बाद मैं बात करूं जैसे क्या, अब इसी बात को हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? कि कोई भी स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग हो। कोई भी स्वर के साथ क्या हो दोस्तों? विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या मूर्धन्य से। ये कौन से वर्ण आ चुके हैं दोस्तों? मूर्धन्य आ चुके हैं। कौन से वर्ण आ चुके हैं? मूर्धन्य वर्ण आ चुके हैं। ये वाले मूर्धन्य वर्णों से होता है। तो अभी हमने जाना कि जब आगे तालव्य वर्ण होंगे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार बना लिया। तो यदि मूर्धन्य वर्ण होंगे दोस्तों तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या बन जाएगा? मूर्धन्य सकार बन जाएगा। कौन सा सकार आदेश हो जाता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। यह हमारा दूसरा रूल या दूसरा नियम बन गया। समझ में आया यहां तक का? क्या? कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसके साथ मूर्धन्य अघोष वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना लिया? मूर्धन्य। क्या बना लिया दोस्तों? मूर्धन्य सकार बना लिया। बिल्कुल नरेश जी, हम एग्जांपल्स की बात अभी नहीं कर रहे। पहले एक बार एक बोर्ड पर आप पूरी संधि का स्ट्रक्चर समझो, इसकी संरचना समझो, उसके बाद केवल उदाहरणों की हम बातें करेंगे अलग अलग नियमों के साथ। अभी मैं केवल आपको वर्ण के साथ, किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसके बाद 44 वर्णों को जोड़ना बता रहा हूं दोस्तों। मैं शीघ्रता नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हैं? केवल शीघ्रता से नहीं सीखा जा सकता दोस्तों। जहां चीजें शीघ्रता की होंगी मैं वो भी बताऊंगा, जिसमें समय कम लगना है वो चीजें अलग होंगी। ये बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। अब बात आती है क्या? हमने तालव्य वर्ण जोड़ लिया, मूर्धन्य अघोष जोड़ दिया। आगे अगला नियम 3 मैं कहूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या? कि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग
ते, थे और ये से, ये कौन से आ गए दोस्तों? दंते आ गए हैं। कौन से वर्ण आ चुके हैं दोस्तों? दंते एघोष आ चुके हैं। ध्यान से सुनना पुनः। क्या कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग ते, थे और से अर्थात दंते एघोष वर्णों से होता है। क्रम समझिए, क्रम समझिए दोस्तों कि यदि तालव्य वर्ण थे तो विसर्ग का हमने तालव्य सकार बना लिया, यदि मूर्धन्य वर्ण आए तो विसर्ग का मूर्धन्य बना लिया। अब हमारे पास अगर दंते वर्ण है तो ध्यान देना विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? दंते सकार आदेश हो जाता है। कौन सा सकार आदेश हो जाता है दोस्तों? दंते सकार आदेश हो जाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या दोस्तों? अब तक हम 3 वर्गों को जोड़ चुके हैं, 3 वर्णों के समूहों को जोड़ चुके हैं। क्या क्या जोड़ चुके हैं? एगोस कुल कितने थे दोस्तों? 13। एगोस कुल कितने थे? 13। इन 13 में से मैं कहूं कि मैं 9 वर्ण जोड़ चुका हूं। कितने वर्ण जोड़ चुका हूं? 9। कौन कौन सा? किसी भी स्वर के साथ यदि विसर्ग था और उसका योग चे, छे और तालव्य एगोस वर्णों से हुआ तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? तालव्य सकार। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग टेट है और मूर्धन्य वर्णों से हो रहा है तो हम मूर्धन्य सकार आदेश कर लेंगे। कौन सा आदेश कर लेंगे? मूर्धन्य सकार। यदि दंते एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंते सकार आदेश हो जाता है। बात आती है क्या? बात आती है क्या? अभी केवल और केवल हमारे पास 4 वर्ण बचे हुए हैं। 4 वर्ण कौन कौन से बचे हुए हैं? देखिए, एक तो ओष्ठे के दोनों बचे हुए हैं दोस्तों और कंठे के दोनों बचे हुए हैं। इन्हें भी हमें 11 स्वरों के साथ विसर्ग के साथ अब इन 4 वर्णों का योग और पढ़ना है। इन 4 वर्णों का योग और पढ़ना है। ध्यान से समझना आगे का नियम जो होगा, आगे का नियम जो होगा, नियम नंबर 4। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात आएगी अब। अभी तक मैंने 11 के साथ क्या लिखा है? विसर्ग लिखा है। इसका मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, इसका मतलब कोई भी स्वर हो सकता है। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, क्या ए आ के अलावा, ए आ के अलावा कोई स्वर, ए आ के अलावा स्वर, ए आ के अलावा स्वर हो, ए आ के अलावा स्वर और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो दोस्तों? विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग कै, खे, पे या फे। इन चारों वर्णों में से ये 4 ही तो शेष रहे हैं मित्रों, एक तो ओष्ठ्य वर्ण और एक कंठ्य वर्ण। केवल एगोस की बात कर रहा हूं दोस्तों, केवल एगोस की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी यहां से। अब नियम क्या है? ए आ के अलावा स्वर होगा। अब यहां पर आप मुझे एक बार जवाब दीजिए। अब सुनिए मेरा प्रश्न क्या है, आप मुझे बताइए विसर्ग से ठीक पहले यहां कितने वर्ण हो सकते हैं? विसर्ग से ठीक पहले कितने वर्ण हो सकते हैं? कितने स्वरों की मैं चर्चा कर रहा हूं केवल? ध्यान देना, ए और आ के अलावा, अर्थात 11 में से हमने कितने हटा लिए दोस्तों? 2 स्वर हटा दिए। कितने स्वर हटा दिए? 2। ध्यान देना, 2 स्वर हटा दिए। ए और आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो और उसका योग कै, खे और पे, फे वर्ण से, पे, फे वर्ण से होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर, ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर मेरे दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कौन सा से आदेश होता है? मूर्धन्य सकार आदेश होता है। यह बात समझ में आई क्या? यह बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि विसर्ग से ठीक पहला वर्ण भी महत्व रखता है। आज तक हम केवल यही जानते आए हैं, यही सुनते आए हैं क्या कि विसर्ग का योग 44 वर्णों से होता है, लेकिन विसर्ग से ठीक पहला वर्ण भी आपको महत्वपूर्ण है। विसर्ग से ठीक पहले कौन सा स्वर है, यह भी बहुत बड़ा योगदान रखता है। आश्चर्य अब होगा, आश्चर्य अब होगा दोस्तों, क्या सभी का जवाब सही है दोस्तों? सभी का जवाब सही है। आप सभी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। अब इस धन्यवाद के साथ आनंद को दोगुना कीजिए दोस्तों, आनंद को दोगुना कीजिए। ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करके, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करके और एक लाइक और 10 शेयर करें। कम से कम 10 लोगों को आपको बताना होगा कि हिंदी की कक्षा रोज रात 9 बजे आरंभ हो जाती है और जिसमें बहुत ही विस्तार के साथ हर एक महीन पहलू पर बहुत विस्तार से वार्ता करने के लिए आपका दोस्त उपस्थित हो जाता है। दोस्तों आगे बात करता हूं, सुनिए। यहां से हमारे जहन में अगला नियम आ चुका। क्या नियम आ रहा है? अब आप जरा लेखन को विराम दीजिए। ए आ के अलावा स्वर के साथ यदि इन चारों वर्णों का योग होगा तो हम क्या करेंगे? इस विसर्ग का मूर्धन्य सकार बना लेंगे। अब जहन में प्रश्न आता है कि सर चलो मान लिया ए और आ के अलावा, ए और आ के अलावा स्वर हो
तो मूर्धन्य सकार बना लेंगे। पर मान लीजिए यदि ए और आई आ जाए और उसके साथ विसर्ग हो और उनका योग इन चारों वर्णों से होता है, क ख और पे फे वर्णों से। ध्यान देना दोस्तों, नो तो यहां जोड़ चुका हूं मैं, क ख और पे फे वर्णों से पहले नो तो यहां आ चुके हैं और दो ये रहे। ये नियम नंबर 5 होएगा दोस्तों। अब नियम नंबर मैं 5 की बात करने वाला हूं, क्योंकि हम यहां पर केवल नो को चर्चा में शामिल कर रहे हैं। जब नो वर्णों में से कोई सा भी स्वर हो, ए और आ के अलावा नो में से किसी भी स्वर के साथ यदि विसर्ग होता है और उसका योग कंठे और ओष्ठ्य, कंठे और ओष्ठ्य एगोस वर्णों से होता है, तो ऐसी स्थिति में तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और यदि बचे हुए दो जो हम छोड़ रहे हैं वही आ जाएं और उसका योग यदि क ख और पे फे वर्णों से होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं, ऐसी स्थिति में आपको लिखना है क्या, प्रकृति भाव होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकृति भाव की संधि होती है। अर्थात हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। यदि ए और आ के साथ विसर्ग हो, ए और आ के साथ विसर्ग हो और उसका योग कंठे और ओष्ठ्य वर्णों के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति को प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप अपने लेखन को विराम दीजिए दोस्तों और ध्यान से सुनना। विसर्ग से ठीक पहले कितने वर्ण हैं, 11 स्वरों में कोई भी। यहां भी देखो कोई भी स्वर है और उसका योग 3 के साथ कर चुके हैं। फिर 11 में से कोई भी स्वर है, उसका योग भी हम 3 के साथ कर चुके हैं। 11 में से कोई भी है, उसका योग भी हम 3 के साथ कर चुके हैं। अर्थात 9 वर्ण, अर्थात 9 वर्ण। कौन कौन सा, तालव्य के तीनों, मूर्धन्य के तीनों और दंत्य के तीनों। इन 9 वर्णों की कंडीशन में तो तालव्य वर्ण यदि होंगे तो तालव्य सकार, मूर्धन्य होंगे तो मूर्धन्य सकार, और दंत्य वर्ण होंगे तो दंत्य सकार वर्ण आदेश हो जाता है। अब बात आती है कंठे और ओष्ठ्य के साथ भी जोड़िए। तो कंठे और ओष्ठ्य के साथ हम 2 नियम बना लिए। क्यों 2 बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ ए और आ के अलावा स्वरों के साथ यदि विसर्ग हो और उसका योग इन चारों वर्णों में से किसी के भी साथ होता है तो मूर्धन्य सकार आदेश होगा। और बचे हुए यदि आ जाए कि ए और आ के साथ ही विसर्ग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रकृति भाव की संधि होगी। प्रातः काल, हृदय कण, अंतःपुर, हाँ, मन है कामना, इस प्रकार के शब्द हम इस नियम में पढ़ने वाले हैं, इस नियम में पढ़ने वाले हैं। सर जी नियम 4 और 5 में क्या अंतर है, एक बार वापस से सुनना। 4 और 5 में अंतर क्या है, चौथे नियम में बाद वाला पद तो दोनों में समान होगा, बाद वाले शब्द तो दोनों में, देखो ध्यान से समझिए, क ख या पे फे वर्ण से आरंभ हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या है, विसर्ग से पहले यहां केवल 9 स्वरों का जिक्र किया जा रहा है और यहां केवल कितनों का है, 2 का। तो ध्यान देना दोस्तों, विसर्ग से पहले 9 और 2 11 के साथ में भी कंठे और ओष्ठ्य को हम जोड़ चुके हैं, कंठे और ओष्ठ्य को हम जोड़ चुके हैं। अब इस संपूर्ण को मैं एक नाम देने वाला हूं दोस्तों, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यदि हम बात करें क्या कि विसर्ग संधि के कितने नियम हम चर्चा में ले रहे हैं, तो आरंभ में मैंने कितने नियमों की बात की है, केवल 5 की। लेकिन यहां पर एक कॉमन बात, यह एक सामान्य बात जो हमें सब में समान रूप से देखने को मिली, क्या मैं कह सकता हूं या नहीं, ध्यान से सुनिए कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग अघोष वर्णों से होता है, तो या तो हम तालव्य सकार बनाते हैं या मूर्धन्य सकार बनाते हैं, या तो तालव्य सकार बनाया या मूर्धन्य सकार बनाया या फिर कुछ नहीं बनाया, या तो तालव्य सकार बनाया या मूर्धन्य सकार बनाया या दंत्य सकार बनाया। अगर तीनों से नहीं बनाए तो प्रकृति भाव हो गया। दोस्तों ध्यान से समझना, ऐसी स्थिति में कि जब किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग एगोस वर्णों से होता है, तो हम तीनों में से किसी न किसी से को आदेश करते हैं, जिसे संस्कृत में सत्व विसर्ग संधि कहा जाता है दोस्तों। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों, ये सत्व विसर्ग संधि है। संस्कृत में विसर्ग संधि के 3 भेद हैं, सत्व, उत्व और रुत्व, जिसमें पहला प्रकार आपके सामने यही है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। केवल हमने क्या किया है, विसर्ग के साथ एगोस वर्णों का योग लिया है। विसर्ग के साथ क्या किया है दोस्तों, एगोस वर्णों का योग किया है। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम इन 5 नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण लेने वाले हैं।
अब हम इन पांचों नियमों से संबंधित कुछ उदाहरणों की बात करने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे कैसे बदलाव होंगे, यहां तक की बात समझ में आई क्या? फोर्थ नियम क्या है? ए और आ के अलावा स्वर होंगे, अर्थात जैसे यहां पर विसर्ग से ठीक पहले 11 में से कोई भी हो सकता है, यहां भी विसर्ग से पहले 11 में कोई भी हो सकता है, यहां भी विसर्ग से पहले 11 में कोई भी हो सकता है। लेकिन नियम नंबर 4 में मैंने क्या लिखा? ए और आ नहीं होना चाहिए। 11 स्वरों में ए और आ के अलावा कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ए और आ होगा तो प्रकृति भाव की संधि होती है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होगा। और यदि ए और आ के अलावा स्वर होंगे तो विसर्ग के स्थान पर आप मूर्धन्य सकार लिख सकोगे, मूर्धन्य सकार लिख सकोगे। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब मैं चर्चा लेने वाला हूं एक एक नियम के कुछ उदाहरणों की। ये केवल एगोस का योग है। अब सैगोस के योग में हम जब बात करेंगे दोस्तों तो वहां होगा या तो उ आदेश या रे आदेश। यदि उ आदेश होता है तो संस्कृत में उसे उत्व विसर्ग संधि कहा जाता है, और यदि रे आदेश होता है तो मूल भाषा में उसका नाम ऋत्व विसर्ग संधि होगा, जिसकी बात करेंगे हम आगे आने वाली कक्षाओं में। अभी बात करते हैं, अभी हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान देना, इस नियमों से संबंधित, एगोस के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरणों की बात करना चाहते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या पहला नियम अभी हमने जाना है क्या? कि 11 में से कोई भी स्वर हो, 11 में से कोई भी स्वर हो और उसके साथ विसर्ग है और उसका योग, और उसका योग क्या? तालव्य वर्ण एघोष के रूप में, तालव्य एघोष के रूप में च हो सकता है, छ हो सकता है, या तालव्य सकार हो सकता है, तालव्य सकार हो सकता है। बिल्कुल 4 और 5 जब हम उदाहरणों की बात करेंगे हम पुनः इन पे बातें करने वाले हैं। केवल मैंने एक आपके सामने एक संरचना प्रस्तुत की थी कि एगोस वर्ण जुड़ते कैसे हैं। विसर्ग से पहले 11 होंगे और बाद में मैंने 13 को जोड़ना बताया। अब एक एक का मैं उदाहरण लेने वाला हूं। ध्यान दीजिए कि यदि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग तालव्य एगोस वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर हम तालव्य सकार को आदेश कर देंगे। किसको आदेश कर लेंगे? तालव्य सकार को आदेश कर देते हैं दोस्तों। निःशुल्क शब्द आपने अशुद्ध लिखा है दोस्त। निःशुल्क शब्द जिस प्रकार से हम लिखते हैं जो प्रचलन में है वो इस शब्द का संयुक्त रूप नहीं बल्कि विच्छेदित रूप लिखते हैं। अब मैं निःशुल्क शब्द से इसको आपको परिभाषित करके समझा रहा हूं। शब्द आ जाता है जैसे निःशुल्क। शब्द क्या है दोस्तों? निःशुल्क है। शब्द क्या है प्रिया जी? हम इस बात की चर्चा करेंगे, अभी नियम आएगा हमारे पास जब उदाहरणों में लूंगा पुनः मैं इसकी बात करने वाला हूं। अभी जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो सुनिए, जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो सुनिए। क्या यह हमारा नियम पहला हो चुका है? क्या नियम है? कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तालव्य एगोस वर्णों से होता है। किससे होता है दोस्तों? तालव्य एगोस वर्णों से होता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाता है। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? आज की बात तो पूरी सुन ले मेरे दोस्त, कल की चिंता आपको आज ही होने लगी। बहुत अच्छी बात है। आपका ध्यान केवल यह है कि कैसे भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। आप मतलब अपने स्वार्थ का सीधा परिचय देते हैं दोस्तों। आप इसका आनंद क्यों नहीं लेते? कितना मजा आ रहा है इस सेशन में, कितना मजा आ रहा है। ध्यान दीजिए, निःशुल्क का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है क्या? निह प्लस शुल्क। क्या होता है दोस्तों? निह प्लस शुल्क होता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बता देना चाहता हूं जो आपको और भी ज्यादा अचंभित कर देने वाली है। क्या? सुनिए, यदि संधि की पहचान की बात की जाए कि विसर्ग संधि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि संधि में तो 2 ही प्रकार के प्रश्न आने हैं। या तो पूछेगा संधि का नाम कौन सी संधि है, या पूछेगा संधि का आप ऑफलाइन क्लास कहाँ लेते हो? उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर। उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर में मेरी ऑफलाइन क्लासें होती हैं दोस्तों, और ऑनलाइन में भी उत्कर्ष क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मैं मुखातिब होने के लिए रोज रात 9 बजे उपस्थित हो जाता हूं मेरे साथी। आप यदि लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, रोज रात को 9 बजे अपनी कक्षा, रोज रात को 9 बजे अपनी कक्षा आरंभ हो जाती है। ध्यान दीजिए बिंदु पर। मैं बता रहा था पहचान की बात की, पहचानेंगे कैसे, संधि की पहचान कैसे हो, विसर्ग संधि की। तो एगोस के नियमों की बात करें हम आज, तो एगोस के नियमों में ध्यान से समझना हमने क्या किया है। या तो तालव्य सकार बनाया, या मूर्धन्य सकार बनाया, या दंत्य सकार बनाया।
यदि विसर्ग संधि का उदाहरण होगा और एगोस के रूप में यदि योग हो रहा है तो इन तीनों से में कोई भी से आपको निश्चित रूप से स्वर रहित मिलेगा। निश्चित रूप से क्या मिलेगा? शब्द में आधा से मिलेगा, चाहे वो तालव्य हो, चाहे वो मूर्धन्य हो, चाहे वो दंत्य हो। और जो आधा से होता है उसी को आपको विसर्ग में बदलना है, उसी को आपको विसर्ग में बदलना है। देखिए यहाँ पर ये तालव्य सकार आधा लिखा हुआ था, हमने इसका विसर्ग बना लिया, पहले का पहले नी लिख दिया और बाद में शुल्क लिखा हुआ है। हम इस शब्द को ऐसे लिखा हुआ पढ़ते हैं बहुत जगह, निःशुल्क। यह इसका संधि विच्छेद है दोस्तों जो मैंने लिख दिया है, यह इसका संधि विच्छेद है दोस्तों जो मैंने लिख दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। अर्थात निःशुल्क शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी है प्लस शुल्क होगा। मुझे चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकालना है, तो मैं न को जैसे ही स्वर रहित करूंगा, न में जुड़ा हुआ छोटा ई बाहर आएगा और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग। आगे क्या लिखा हुआ है? शुल्क लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है, किसी भी स्वर के साथ क्या है दोस्तों? विसर्ग है, और इसका योग हो रहा है तालव्य सकार से, तालव्य सकार से। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तालव्य सकार आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तालव्य सकार आदेश हो जाता है। इधर बचा हुआ क्या है? शेष वर्ण क्या बच रहे हैं हमारे शब्द के? तो देखो न के बाद लघु ई है, विसर्ग का आदेश कर लिया तालव्य सकार में, और आगे लिखा हुआ है निःशुल्क। आगे क्या लिखा हुआ है? शुल्क लिखा हुआ है दोस्तों, शुल्क लिखा हुआ है। सबको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, न में छोटी नी, तालव्य सकार आधा है। अब आगे देखिए, व्यंजनी व्यंजन होंगे। एगोस में तो व्यंजनी है, या तो वर्ग का पहला वर्ण व्यंजन, दूसरा वर्ण व्यंजन, और तीनों सकार भी क्या है? व्यंजन। इसका मतलब यह हुआ कि एगोस के योग में सदैव सकार वर्ण आधा ही होगा। तो ये से आधा है, खड़ी पाई का वर्ण आधा लिखना हो तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। ये पूरा लिख दिया और आधा करना है तो खड़ी पाई हटा देंगे, ये आधा हो गया। बचा हुआ शुल्क शब्द लिख देंगे। बचा हुआ दोस्तों क्या लिख देंगे? शुल्क शब्द इसके आगे लिख दिया जाएगा। अर्थात निःशुल्क हमें प्राप्त हो चुका है। निःशुल्क का निस्वार्थ इसमें नहीं आएगा, ये दंते के योग में आएगा। नी है प्लस स्वार्थ होगा, और आपने लिखा भी आपने अशुद्ध है। तो ध्यान दीजिए, निःशुल्क का संधि विच्छेद हमें पता चल चुका है। कुछ और उदाहरण लेना चाहूंगा इसी नियम से संबंधित। जैसे आता है क्या? अंतश्चक्षु, बहुत अच्छा शब्द है। क्या? अंतश्चक्षु। सर निःशुल्क और निःशुल्क में कौन सा सही है? दोस्त कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? ये परिणाम आपके सामने लिखा हुआ है। लक्ष्मण कुमार जी, आप यदि इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपका केवल लिखना ही उद्देश्य नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि शुद्ध कौन सा है। हम विसर्ग के रूप में जो लिखते हैं वो केवल एक प्रचलन में लिखते हैं, लोक प्रचलित रूप होता है भाषा का। जैसे एक है साहित्यिक हिंदी और एक है लौकिक हिंदी। ये लोक प्रचलित रूप में हम इसको विसर्ग लगा के लिख देते हैं, वरना वर्तनीगत बात की जाए तो निःशुल्क शब्द यही शुद्ध होगा। यह चीज आपको पता चल चुकी है कि क्यों होगा। आगे बढ़ रहा हूं। अंतःचक्षु का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? अंतः प्लस चक्षु। क्या होगा? अंतः प्लस चक्षु होगा। जैसे शब्द आता है, बहुत, हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे शब्द आता है क्या? मनश्चेतना। यह भी क्या होता है दोस्तों? मन है प्लस चेतना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन है प्लस चेतना। मन है प्लस चेतना। बहुत अच्छा शब्द आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द आएगा हमारे पास। क्या? निश्वास। इसका क्या होगा दोस्तों? नी है प्लस श्वास। नी है प्लस श्वास होता है, ध्यान देना। निश्वास का क्या होगा? नी है प्लस श्वास होता है। नी है प्लस श्वास होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। और शब्द ले रहे हैं हम, और शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है क्या? दुशासन। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दु है प्लस शासन। दु है प्लस शासन होगा।
मेरे दोस्त, सरोकार शब्द विसर्ग संधि का अपवाद है, जिसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, जिसकी बात हम आगे करेंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अधोपतन होता नहीं है, अशुद्ध लिखा है राधिका सिंह जी, ये अधोपतन कोई शब्द ही नहीं है, अधः पतन ही होता है। मनोकामना भी कोई शब्द नहीं होता, मनः कामना होता है। हम बोलेंगे अशुद्ध, लिखेंगे अशुद्ध, सीखेंगे अशुद्ध, तो जिम्मेदार हम खुद होंगे, जिम्मेदार हम खुद होंगे। इस बात का आपको पता चल चुका है कि कौन से वर्ण का, कौन से शब्द का किस तरीके से आपको सही रूप प्राप्त होगा, किस तरीके से आपको सही रूप प्राप्त होगा। पहला नियम था हमारा क्या, कि यदि किसी भी स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग हो और उसका योग च, छ या श अर्थात तालव्य एगोस वर्णों के साथ होता है, तालव्य एगोस वर्णों के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगले नियम के उदाहरणों की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये था क्या, तालव्य एगोस वर्णों का योग। अब मैं चर्चा में लेने वाला हूं क्या, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या से, ये कौन सा है हमारा, नियम नंबर 2 हो जाएगा। नियम नंबर 2, ऐसी स्थिति में ध्यान देना कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग मूर्धन्य एगोस वर्णों से होता है, कौन से वर्णों से हो रहा है, मूर्धन्य एगोस वर्णों से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर भी दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है, दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर। मूर्धन्य सकार के बहुत ज्यादा मात्रा में उदाहरण मिलते हैं हमें कै, खे और पे, फे के योग में। इसके कतिपय उदाहरण आते हैं हमारे सामने। जैसे एक शब्द आता है दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द आता है क्या, धनुष्टंकार। धनुष्टंकार दोस्तों, धनुष्टंकार। भा प्लस कर होता है, यह भी एक अपवाद में पढ़ेंगे। नीरज मीना जी, यह भी अपवाद में पढ़ेंगे। भा है प्लस कर होता है, इसका संधि विच्छेद, जो प्रकृति भाव की संधि का अपवाद है मेरे दोस्त। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी आप धैर्य रखिए, मैं आगे बढ़ूंगा तब इस बात को मैं चर्चा में लेने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझना। बिल्कुल आगे बात करते हैं। धनुष्टंकार शब्द आता है, एक आता है क्या, चतुष्टिका। चतुष्टिका। एक शब्द और आता है दोस्तों, चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, ये वाला चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी, इस शब्द का संधि विच्छेद हमें पता होना चाहिए। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, दोस्तों। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, वे वर्ण, ध्यान से सुनना, वे वर्ण जिनका उच्चारित करते समय जीभ मुंह में मूर्धा यानी कि मसूड़ों को स्पर्श करती है, वे वर्ण होते हैं मूर्धन्य। नियम क्या है हमारा, कि यदि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या मूर्धन्य शे, टे, ठे या मूर्धन्य से वर्ण के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। धनुष्टंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, धनु है प्लस टंकार होगा। क्या होगा दोस्तों, धनु है प्लस टंकार होता है। यहां तक की बात समझ में आई। चतुष्षष्ठी का संधि विच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चतु है प्लस षष्ठी। यदि हम चाहें, ध्यान से सुनना, यदि हम चाहें तो इस षष्ठी शब्द का व्यंजन संधि के अनुसार भी विच्छेद लिख सकते हैं, जो होता है आपके क्या, सस प्लस थी। क्या होता है दोस्तों, सस प्लस थी। यह बात हम कल पढ़ चुके हैं कि यदि मूर्धन्य सकार के बाद दंत्य वर्ण त या थ, द या ध या न वर्ण होते हैं, तो ये मूर्धन्य वर्णों में बदल जाएंगे। अर्थात ये दंत्य वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ग के दूसरे वर्ण में बदल जाता है। आपको यह वाला इसका संधि विच्छेद भी मिल सकता है, और आपको इसी शब्द का दूसरा संधि विच्छेद क्या, चतु है योग सस योग थी भी मिल सकता है। यदि दोनों विकल्प में आ जाएंगे तो प्रथम वरीयता आप इसे ही देंगे। संधि का जितना विच्छेद होता है उतना करना चाहिए, उतना हमें कर देना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है कि अब इसमें देखो, यह व्यंजन संधि का नियम लग रहा है और यहां विसर्ग संधि का नियम लग रहा है।
बात आ जाती है दोनों में मानेंगे कौन सी। तो शब्द जहां से टूटता है वहां से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन संधि वही होती है जो प्रथम विच्छेद में होगी, और प्रथम विच्छेद दोस्तों इसका विसर्ग संधि से हो रहा है। कौन सी से हो रहा है दोस्तों? विसर्ग संधि से हो रहा है। इस प्रकार से हम सरो रूहे का संधि विच्छेद सरह प्लस रूहे होता है। दोस्तों हम इनकी बातें आगे करने वाले हैं। सरो रूहे का सरह प्लस रूहे होता है। उत्व विसर्ग संधि में इसकी बात मैं करूंगा मेरे दोस्त। अभी आप आगे जा रहे हैं। भास्कर का संधि विच्छेद क्या होता है? बा है, बा विसर्ग कर होगा, बा है प्लस कर होगा, जो आपके प्रकृति भाव की संधि का अपवाद है। इसकी चर्चा भी मैं आगे आने वाली कक्षा में करूंगा। यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या नियम है कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या से, जो कि मूर्धन्य एघोष वर्ण होते हैं, किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या जो से वर्ण जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अगर यहां पर बात की जाए तो सत्व विसर्ग संधि है। विसर्ग का यदि सकार बना रहे हो तो सत्व विसर्ग संधि ही होगी। एगोस के सभी नियमों में, पांचों नियमों में संस्कृत की बात की जाए तो सत्व विसर्ग संधि ही होती है। ध्यान देना दोस्तों। यहां तक की बात आपके समझ में आई? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आती है हमारा अगला नियम। कौन सा? कोई भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसका योग होता है किससे? दंत्य एगोस वर्णों से, तो उसके स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों? दंत्य सकार को आदेश कर देंगे। अदिति प्लस यह होता है, आदित्य का संधि विच्छेद नहीं होता मेरे दोस्त। अदिति प्लस यह होता है, यह विशेष प्रत्यय का उदाहरण है, विशेष प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? तो एक बार इसका बिल्कुल एक थम्स अप का लाइक तो बनता है दोस्तों। इसकी बात की बातें जो दंत्य एगोस के साथ का नियम है, बचे हुए जो नियम हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभरात्रि। उत्कर्ष परिवार की ओर से आपका आभार दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.